नमस्कार बच्चों। आज हम गणित की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। सबसे पहले होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इनको n से निरूपित करते हैं या डिनोट करते हैं या प्रकट करते हैं। देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, किसको? 0 को, तो वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है उस परिस्थिति में 0, यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है बच्चों सम संख्या और विषम संख्या। ये अध्ययन सामग्री हमने राघव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक से ली है। आप इसको अपने नज़दीकी विक्रेता से खरीद सकते हैं या raghavprakasan.com से 30% छूट के साथ स्पीड पोस्ट से मंगा सकते हैं। सम संख्याएं, सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑड नंबर या विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9 ... अभाज्य संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 2, 3, 5, 7, इनमें एक का भाग जाता है और स्वयं का जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। थोड़ा सा बच्चों विचार करने की वाली बात है। सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, लेकिन पहली सम संख्या 2 है, ये अभाज्य है, ध्यान रखना। अब आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? एक से बड़ी वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी जिनमें एक का भाग जाता है, स्वयं का जाता है, इसके अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या का भाग जाता है, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 में एक का जाता है, 2 का जाता है और 4 का भाग जाता है। 6 एक का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है। बच्चों यहाँ एक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, न तो भाज्य न अभाज्य। 2 सम है और अभाज्य। अब आते हैं बच्चों पूर्णांक। क्या आते हैं? पूर्णांक। क्या होते हैं पूर्णांक? वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों से प्रदर्शित की जाती हैं, या ये कहें वो पूर्णांक, होल नंबर जो प्लस और माइनस दोनों से निरूपित किए जाते हैं, उनको अब हम पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, -1, -2, -3, -4 ... सो। इसको i से प्रदर्शित करते हैं और संख्या रेखा पर इस तरीके से 0, इस तरफ जाओगे धनात्मक संख्याएं,
यानी संख्या का मान बढ़ता जाएगा, और इस तरफ जाओगे तो संख्या का मान घटता जाएगा। धन पूर्णांक हुए आपके 0, 1, 2, 3, 4। ऋण पूर्णांक हुए -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन। देखिए जो धन पूर्णांक हैं वो ऋण पूर्णांक से बड़े होते हैं। सबसे छोटा धन पूर्णांक की स्थिति में 0 और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक 0। ठीक है, देखिए -4 और -1 में कौन सा बड़ा होगा? -1 बड़ा होगा, क्योंकि -4 यहाँ है और इधर चल रहे हैं तब -1 है। ठीक है, और 1 और 4 में इस तरफ चलेंगे तो 4 बड़ा होगा। ठीक है, निरपेक्ष मान पर आते हैं। ये निरपेक्ष मान क्या होता है? जैसे 0 से आप 6 कदम चलोगे तो 6 कदम दूरी चले, और 0 से विपरीत दिशा में 6 कदम चलोगे तो दूरी 6 कदम ही चले। लेकिन इसको -6 लिखेंगे, इसको +6 लिखेंगे। दूरी कितनी है? 6 है, तो -6 का निरपेक्ष मान 6 होगा और +6 का निरपेक्ष मान भी 6 होगा। ठीक, अब बच्चों हम सिंपल पूर्णांकों पर योग और घटाना करते हैं। पूर्णांकों का योग, अगर 4 - 2 सीधा लिखा जाए तो हम 2 कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा हो और यहाँ ब्रैकेट लगा हो और अंदर माइनस लगा हो, यही हम घबरा जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। 8वीं क्लास में है ये -4 + -2, -4 + -2। देखिए माइनस से इसका इधर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हुआ -4 -2। मान लीजिए प्लस का अर्थ में होता है मुझे पैसे मिलना, और माइनस का अर्थ होता है मेरी जेब से पैसे खोना। मेरे से 4 रुपये खो गए, फिर 2 रुपये खो गए, जेब का क्या हिसाब रहा? 6 रुपये खो गए, माइनस का 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 6 रुपये मिल गए, फिर 4 रुपये और मिल गए, तो हमको 10 रुपये मिल गए, यानी +6 + 4 + 10 होगा, या सिंपली 10 लिखते हैं। अब -6 + 2 बराबर क्या होगा? माइनस का 6 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 बचेगा। कैसे? मुझे 6 रुपये खो गए, 2 रुपये फिर मुझे मिल गए, तो मेरी जेब का हाल 4 रुपये घाटे में रहा। ठीक है, देखिए प्लस का 8 है, इसमें से 3 घटाओगे तो 5 बचेगा। ठीक, इसी तरीके बच्चों ये बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए हमने इसको लिखा है। अब घटाना सीखते हैं, पूर्णांकों का घटाना। 8 में से -2 घटाओगे, बेटा माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 8 धन 2 हुआ और इसका आंसर 10 हुआ। अब -7 में से हमें -3 घटाना है, तो -7 लिखा हमने, इस माइनस का इसमें गुणा किया तो +3 हुआ, और माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो माइनस का बचेगा। ठीक है, ऋण की संख्या बड़ी हो, धन की संख्या छोटी हो, तो ऋण का चिन्ह आएगा। 8 में से 5 घटाओगे 3 बचेगा, 7 में से 9 घटाओगे तो -2 बचेगा। ठीक है, और 7 में से -9 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी 7 धन 9 हुआ, और ये कितना हुआ? 16।
अब आता है बच्चों योगात्मक प्रतिलोम। बड़ा सिंपल है। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम या किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम उसके साथ जोड़ दें तो शून्य हो जाए। यानी 5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -5। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 0। ऐसे -12 का योगात्मक प्रतिलोम होगा +12। ठीक है, जो संख्या लिखी है उसी का चिन्ह पलट दो, योगात्मक प्रतिलोम बन जाता है। सिंपल। पूर्णांकों पर गुणन संक्रियाएं, गुणा करना है प्लस माइनस का। देखिए प्लस का गुणा +4 का गुणा +4 का गुणा +5 में करेंगे तो +20 आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। यानी प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। -7 का गुणा 4 में करें तो -28 आएगा, या 7 का गुणा -4 में करें तो भी -28 आएगा। यानी एक धन पूर्णांक हो एक ऋण पूर्णांक हो, जब उनका गुणा करते हैं तो हमेशा ऋण पूर्णांक आता है। इसका उल्टा करें, एक ऋण है एक धन है तो भी ऋण आएगा। यानी चिन्ह अलग अलग प्रकार के हैं तो ऋण पूर्णांक आता है, और चिन्ह एक ही प्रकार के हैं तो धन पूर्णांक आता है। कैसे? -8 का गुणा -6 में करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस आएगा और ये आएगा 48। यानी अगर धन धन चिन्ह है एक समान चिन्ह है, या ऋण ऋण चिन्ह है एक समान चिन्ह है, तो हमेशा धनात्मक आएगा गुणनफल। गुणनफल की बात हो रही है बच्चों, यहाँ घटाने जोड़ने की नहीं हो रही। थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो इसलिए समझा रहे हैं। अगर एक ऋण है एक धन है यानी विपरीत चिन्ह है तो हमेशा ऋण ही आएगा। गुणा हुआ आपका। अब हम भाग की तरफ खिसकते हैं। जैसे गुणा में होता है वैसे भाग होता है। प्लस का भाग प्लस में दोगे तो प्लस ही आएगा, यानी 20 में 4 का भाग दोगे तो 5 ही आएगा। अगर माइनस में माइनस का भाग दोगे तो प्लस आएगा। -75 में -15 का भाग दोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 5 आएगा। इसी प्रकार माइनस में प्लस का भाग दें या प्लस में माइनस का भाग दें तो माइनस ही आता है चिन्ह। 68 में -68 को 70 से विभाजित करोगे तो -4 आएगा, और 78 को -13 से डिवाइड करोगे 13 × 78 तो भी -6 आएगा। क्लियर? ये आपके ब्रैकेट्स हैं, इनको कोष्ठक बोलते हैं। ये रेखा कोष्ठक है, इसको विनकुलम बोलते हैं। ये सबसे छोटा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक है, और ये बड़ा कोष्ठक है। सबसे पहले हम विनकुलम कोष्ठक या रेखा कोष्ठक हटाते हैं, उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद मझला, बड़ा और लास्ट में। देखिए यहाँ विनकुलम हटाओगे तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, या माइनस का चिन्ह है माइनस आ गया। अब छोटा कोष्ठक हटाने के लिए हम 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचा, यह माइनस है तो यह माइनस आ गया। अब 9 में से 3 घटाओगे तो 6 बचेगा, यह माइनस है तो यह माइनस आ गया। अब आपके पास केवल बड़ा कोष्ठक बचा है। 12 में से 6 घटाओगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब कोई कोष्ठक नहीं है। 14 में से 6 घटाओ, 8 बचा। इस कोष्ठक हटाने के नियम को बोडोमॉस नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोडोमॉस। अगर ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सबसे पहले हम कोष्ठक हटाते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना, ये क्रियाएं करते हैं। जहाँ कोष्ठक भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, ये सरलीकरण में प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। अब बच्चों जो हमारा पाठ का नाम है वहाँ आए हैं। ये जो अब तक हमने आपको समझाए क्लास 3 से लेकर क्लास 7 तक का गणित था। अब हम क्लास 8 में प्रवेश कर रहे हैं। परिमेय संख्या,
वो संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या ये कहें जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। बस शर्त एक है कि ये पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। तीसरी शर्त है जो हमारा Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमने इस पे लिखे हैं। -5/2 भिन्न के रूप में लिखा है, 1/3/7 ये भी भिन्न के रूप में लिखा है, लेकिन यहाँ ये -12 है, ये तो भिन्न के रूप में नहीं है। हाँ, ये है भिन्न के रूप में, इसके बट्टे 1 लिखा है। और अगर इसको P/Q से तुलना करेंगे तो P बराबर 12 हुआ, Q बराबर 1 हुआ, Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो सभी पूर्णांक, चाहे धन पूर्णांक हों चाहे ऋण पूर्णांक हों, और सभी भिन्न संख्याएं मिलाकर क्या बनती हैं? परमेय संख्या। ठीक है, 0 परमेय संख्या और 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकती हैं। कहीं प्रश्न आएगा तो अवश्य हल करेंगे। अब परमेय संख्याओं के योग के गुण हैं या प्रगुण हैं, एक एक करके हम उनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अध्ययन करेंगे। देखो, ये परमेय संख्या के योग के प्रगुण हैं। इसको हम प्राकृतिक संख्याओं के योग के प्रगुण में भी प्रयोग कर सकते हैं, पूर्ण संख्याओं के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और पूर्णांक में भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला नियम है, इसको हम गुण है, इसको सवर्णक प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। कुछ राज्यों में कभी कभी पूछ लेता है कि ये सूत्र 4 विकल्प दिए रखे होते हैं, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी है या संवरक प्रगुण कौन सा है। बड़ा सिंपल है, 2 संख्याएं परमेय संख्याएं हैं तो उनका योग भी परमेय संख्या होगा। कैसे? मान लीजिए 1/2 और 3/2 या 5/2, इनका योग करें 5 और 1 6/2 हुआ। 6/2 परमेय संख्या है कि नहीं है? अगर इसको हम नेचुरल नंबर पर बात करें, प्राकृतिक संख्याओं, तो 2 प्राकृतिक संख्याएं और 3 प्राकृतिक संख्याएं, इनका योग 5 प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, इसका जो दूसरा गुण है वह क्रम विनिमेय, कम्यूटेटिव लॉ, यानी अगर 2 संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो उनका योग समान रहता है। जैसे 2 धन 3 करो या 3 धन 2 करो, एक ही बात है, बात तो एक ही है, लेकिन जानते भी सब हैं। समस्या क्या आती है? वो पूछता है कि कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है। 4 विकल्प दे रखे होंगे और हम भूल जाते हैं। कम्यूटेटिव लॉ A+B=B+C, या परमेय संख्या पर अगर हम बात करें तो A/B, हमारे पास 2 परमेय संख्या, एक A/B है, दूसरी C/D है, तो A/B प्लस C/D बराबर होगा C/D प्लस A/B। ठीक है, एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। 1/2 धन 3/4 जोड़ोगे तो 5/4 आएगा। अब इसका क्रम बदलते हैं, 3/4 धन 1/2 करते हैं तो भी 5/4 आएगा। भिन्न में सोचता हूँ आपको आता है जोड़ना और घटाना, नहीं आता तो भिन्न जोड़ना और घटाना सीखिए। आगे हम कुछ प्रश्न देंगे आपको। बच्चों, आपका कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमेय नियम हुआ। अब चलते हैं आगे। अब आता है साहचर्य नियम।
एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम क्या है कि 3 या 3 से अधिक परमेय संख्याओं को किसी भी समूह में जोड़ा जाए, योगफल हमेशा समान रहता है। मैं अभी आपको प्राकृतिक संख्याओं से समझाता हूँ। 3 या 3 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं आपके पास 2 धन 3 धन 4। पहले आप 3 धन 4 जोड़ो 7 हुआ, फिर 2 जोड़ो तो 2 धन 7 बराबर 9 हुआ। अब 2 धन 3 धन 4, पहले 2 और 3 जोड़ो 5 हुआ, फिर 4 जोड़ो 9 हुआ। सभी को पता है, ठीक है। लेकिन क्या पूछेगा कि साहचर्य नियम इनमें से किस विकल्प में प्रयोग किया गया है। तो साहचर्य नियम में क्या है कि 3 या 3 से अधिक संख्याओं को किसी भी समूह में जोड़ा जाए तो योगफल समान रहता है। हमने आपको ये प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण समझाया है। अब हम परिमेय संख्याओं का उदाहरण आपको समझाते हैं। हमने 3 परिमेय संख्या ली हैं, a/b, c/d, e/f। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, या ऐसा करें पहले इन दोनों को जोड़ें फिर इसको जोड़ें, तो योगफल हमेशा बराबर होगा। एक उदाहरण से हमने आपको समझाया है। देखिए, उदाहरण पूरा समझाएंगे, धीमे धीमे समझाएंगे, क्योंकि जिनको भिन्न नहीं आती वो समझ जाएंगे जोड़ने का। -2/3, 5/7 और 1/6। हम पहले इस वाले नियम को करते हैं, ठीक है। यानी a/b धन c/d, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए, -2/3 + 5/7, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 7 आएगा, 21 आएगा। 3 का भाग 21 में देते हैं, 7 बार जाएगा। 7 का गुणा -2 में करेंगे तो -14 आएगा। इसी प्रकार 7 का भाग 21 में 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आएगा। और हमने ये 1/6 लिख लिया। 15 में से 14 घटाओगे बच्चों, 1 बचेगा, 1/21 हुआ। अब आपका हर 21 और 6 हुआ। 21 और 6 का जब एलसीएम लोगे, लासापा लोगे, तो 42 आएगा। 21 का भाग 42 में 2 बार गया। 2 का गुणा हम इस 1 में करेंगे तो 2 आएगा। 6 का भाग 42 में 7 बार गया। 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आया। दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 7 9/42 हुआ। 3 से भाग सरलीकरण करोगे तो 3/14 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार इसको हल करेंगे और इसका आंसर कितना आ रहा है, 3/14, ठीक है। अब आता है बच्चों योगात्मक प्रतिलोम। कौन सा प्रतिलोम? योगात्मक। हमने पढ़ा है इसको प्राकृतिक संख्याओं के लिए। यहाँ बात करते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। दोनों में समान है। a और a/b एक परिमेय संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम -a/b होगा। 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम -3/4 होगा। दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। योगात्मक प्रतिलोम के बाद आता है योगात्मक तत्समक। क्या आता है? योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। योगात्मक तत्सम होता है 0। क्या चीज? 0। क्यों? 0 को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक 0 होता है। थोड़ा सा याद रखना बेटा, पूछ लेते हैं, ठीक है। ये 5वां गुण है, ठीक। अभी हम जो गुण पढ़ रहे थे वो सब गुण किसके थे? योग के। किसके थे? योग के।
अब कहोगे सर ये तो घटाव के भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए आपका क्रम विनिमय नहीं घटाव का हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे 3 - 4 बराबर 4 - 3 होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब हम आते हैं गुणा पर। किस पर आते हैं? गुणा पर। गुणा में भी नियम वही हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। थोड़ा सा पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक गुण। वहाँ क्या था? दो संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है, दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या होता है। यहाँ योग के स्थान पर गुणा करेंगे। दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। a/b गुणा c/d, तो ये होगा a गुणा c/b गुणा d। जैसे ये 3/4 - 5/7 दोनों का गुणा करेंगे, -15/28 हुआ, और ये भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं? अब है क्रम विनिमय गुण। थोड़ा सा छोटा करें। क्रम विनिमय गुण में क्या होता है? चाहे 3 × 4 करो, ये प्राकृतिक संख्या है, और 4 × 3 करो, बात एक ही है। इसी बात को हमें परिमेय संख्या में करना है। हमने दो परिमेय संख्या ली हैं, a/b और c/d। चाहे a/b गुणा c/d करो या c/d गुणा a/b करो, दोनों बराबर आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? देखिए हमने उदाहरण लिया है -2/3 और -5/7 दोनों का गुणा किया तो 2 पंजे 10 और 3 7 21, माइनस का गुणा माइनस में किया प्लस। अब इसको पहले लिखते हैं और इसको लिखते हैं बाद में, गुणा करके देखते हैं। 5 - 5 गुणा -2 10 हुआ, 3 7 गुणा 3 21 हुआ, दोनों कैसे हुए? बराबर। ठीक। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य नियम पर। उसमें योग था 3 से अधिक परिमेय संख्याओं को किसी समूह में योग करते तो बराबर आता था, और यहाँ योग किस स्थान पर आएगा? गुणनफल। आपके पास 3 × 4 × 5 है, और आपने पहले 4 का गुणा 5 में किया, फिर 3 किया, यानी 3 × 20 किया, 60 आएगा। इसका उल्टा करें, 3 × 4 × 5, पहले 3 का गुणा 4 में करें 12 आएगा, 12 का गुणा 5 में करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, किसी भी क्रम में गुणा करोगे योग गुणनफल हमेशा समान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ थोड़ा सा अंतर है। योगात्मक प्रतिलोम में हम शून्य लाते थे, गुणात्मक प्रतिलोम में हम 1 लाते हैं। ठीक है, दो संख्याएं जिसका किसी संख्या से गुणा करें 1 आ जाए तो वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा, इससे इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी बात को परिमेय संख्या पर करें तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम b/a होगा। ठीक है, प्रतिलोम गुणात्मक। गुणात्मक तत्समक, हमने योगात्मक तत्समक पढ़ा था, 0 था, और गुणात्मक तत्समक 1 होता है। 1 का किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे वही संख्या आएगी। और इसी बात को अगर हम योगात्मक में कहें तो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो 0 ही आता है, और 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, गलत बोल गए हम, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, a/b में 1 का गुणा करेंगे तो a/b ही रहेगा। इसमें ये एक नियम थोड़ा सा बढ़ गया। ये गुण है गुणन पर योग का वितरण नियम, यानी इसमें हमने दोनों मिला दिए, गुणा भी मिला दिया और योग भी मिला दिया।
योग ये है, 3 परिमेय संख्या ली है हमने, a/b c/d e/8। चल प्राकृतिक संख्या में समझाते हैं, थोड़ा सा सरल लगेगा। 2 ब्रैकेट में 3 धन 5 बराबर होगा 2 गुणा 3 धन 2 गुणा 5। समझ में आ रहा है? इसका हमने गुणा इसमें किया प्लस इसका गुणा इसमें किया। ये है गुणन पर योग का वितरण। ठीक है, देखिए 2 5 और 3 8 हुआ, 2 में गुणा करेंगे 16 आएगा, और 2 3 6 हुआ, 2 पंजे 10 हुआ, 16 आएगा। आ रहा है बराबर? अब यहाँ 2 और 3 की जगह पर हम 2/1 कर दें, 3/1 5/1, ये परिमेय संख्याओं पर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? परिमेय संख्याओं पर हो गया। यानी a/b c/d e/f 3 परिमेय संख्या हैं। तो a/b गुणा c/d प्लस c/f बराबर होगा इसका गुणा फिर इसका गुणा, a/b गुणा c/d प्लस a/b गुणा e/f। बच्चों, दो संख्याएं परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, उनके व्युत्क्रमों का अगर योगफल पूछा है तो ये सूत्र होता है, उनका योगफल बट्टे उनका गुणनफल। अब आते हैं हम परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना। यहाँ 3 परिस्थिति संभव हैं बच्चों। कितनी? 3। पहले शांत होने वाली दशमलव संख्या हो आपके पास, जैसे 1/2 है, 2 का भाग 1 में दोगे 0.5 आएगा, बात खत्म हो जाएगी, आगे कुछ शेष नहीं बचेगा। ठीक है, 4/5 है, 7/4 है और 3/20 है, इनका पूरा भाग जाएगा 1-2 अंक बाद दशमलव के 1-2 अंक तक। ठीक है, क्योंकि शेषफल 0 हो जाता है, भाग खत्म हो जाता है, भाग शांत हो जाता है, इनको शांत होने वाली दशमलव संख्या बोलते हैं। अब दूसरी परिस्थिति क्या संभव है? दूसरी अशांत। अशांत 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक होता है शुद्ध अशांत आवर्ती। आवर्ती मीन्स बार बार वही रिपीट हो। जैसे 2/3 किया हमने, इसका भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे, बिंदी बढ़ाओ, 20 हुआ, 3 18, 2/20 हुआ, 3 18, 2/20 हुआ, 3 18, 2/20 हुआ। यह प्रक्रम चलता जाएगा, ये प्रक्रम चलता जाएगा। थोड़ा सा छोटा करें, पूरा आ जाए। ये प्रक्रम आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 2/3 हुआ, 2/3 बराबर हुआ आपका 0.6666, यानी 6 आवर्त हो रहा है, बार बार आ रहा है और ये चलता ही जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्ध अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों? कि 6 रिपीट हो रहा है। अशांत क्यों है? कि इसमें जो भागफल है कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, शुद्ध क्यों? केवल 6 ही आ रहा है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 0.6 बार। ठीक है, एक उदाहरण से हमने समझाया है, आप पुस्तक में कई उदाहरण दे रखे हैं, उनको समझिएगा। अब आता है बच्चों मिश्रित आवर्ती दशमलव। कौन सा? मिश्रित आवर्ती। चलिए, हमने उदाहरण लिया 5/6। देखिए 5/6 को जब भाग दिया तो ये आया, थोड़ा बड़ा कर लें, छोटा है दिखाई नहीं दे रहा। अब ठीक है, जब भाग दिया हमने तो ये आया 0.83333। अब बेटा इसमें 8 और एक्स्ट्रा आ गया, तो ये मिश्रित हो गया। कैसा हो गया? मिश्रित। अशांत है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है।
ये थोड़ा मिस्टेक है, 0 0 नहीं आना चाहिए, 3 3 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रित अशांत आवर्ती। ठीक है, अब बात यह है कि शुद्ध शांत कौन सा होता है? अशांत, जिनका हर में 2 हो या 5 हो या इनका गुणांक हो। जिनका हर 2 हो या 5 हो या इनका गुणांक हो, इनके अलावा और कोई संख्या ना हो, तो वो शुद्ध अशांत होते हैं। जैसे 1/8, तो ये हुआ 1/2 गुणा 2 गुणा 2 हुआ, इसका मान आएगा 8 एकन 0.125। ठीक है, अब दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, 0.15 है, दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा, दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने 0 आएंगे। यहाँ दशमलव के आगे 2 अंक हैं तो 2 0 आएंगे, 1 2 1 2। ये हुआ आपका 15/100। इसको 5 से काटोगे तो 3/20 आएगा। 0.625, तो दशमलव के नीचे 1 लिखोगे, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो यहाँ लिखोगे 1 2 3 0 हुआ। ये हुआ 625/1000। 25 से काटोगे 25 बार 40 बार, फिर 5 से काटोगे तो 5/8 हुआ। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं बच्चों, सिंपल हैं, थोड़े से कठिन भी लग सकते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है पहली संख्या गुणा अंतिम संख्या गुणा n/5। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा n/5। जैसे हमको पूछा है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो हम 1 धन 2 धन 3 धन 4 करें, फिर 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5, ऐसे नहीं करना। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 10 है, और कितनी संख्या हैं 10/2। 10 और 11 हुआ, तो ये हुआ 11 गुणा 10/2। 2 से 10 काटा 5 बार, 5 का गुणा 11 में करोगे तो 55 आएगा। ठीक है, करके देखना। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। कैसे? मुझसे कहा जाए कि पहली 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 हो गए, तो 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25। ठीक है, ऐसे ही सम संख्याओं का योग n × n+1 होता है, और n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का n × n+1 2n+1/6 होता है। अगर घनों का भी हमको ज्ञात करना है तो ये होता है। ठीक बच्चों, आप 8वीं क्लास का टेस्ट दोगे, हमको ये आशा है आप 20 तक पहाड़ी या टेबल याद करोगे, दशमलव के गुणा भाग और साधारण भिन्न हल करने का प्रयास करोगे। 1 से 11 तक बहुत सिंपल प्रश्न हमने दिए हैं, ये आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करिए, धीमे या गलत या जल्दी या और डिटेल में पढ़ाने के लिए हमको इससे ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।